हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। देखिए बेटा, अभी हम हमारी भूगोल की यात्रा चल रही है। कक्षा 11 भूगोल के हम चैप्टर्स कर रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें पिछले एग्जामों में आए जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपके सामने लेकर आया था। भूकंप से संबंधित क्वेश्चन थे। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे भी लगे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 4 और पाठ का नाम है महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण। महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण। आप 11वीं के विद्यार्थी हैं तो मैं गंभीरता पूर्वक ये मान सकता हूं कि आपको ये पता होगा कि महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं। महाद्वीप एक बड़ा भूखंड होता है जो पानी से घिरा होता है, जिसके अंदर वहां पर पर्वत होते हैं, मरुस्थल होते हैं, अलग जलवायु एक व्यवस्था होती है वहां पर। तो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं पाठ? देखिए, पाठ को अगर हम शुरू करें, मैं आज एनसीईआरटी की बुक से ले रहा हूं आपके पास में, कि पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा था। आपने पढ़ा था, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्लेट है, प्लेट मैग्मा पर तैर रही है ना, आपके दुर्बलता मंडल पर वहां पर पल्लवन कर रही है, तैर रही है। सब बातें की थी हमने। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊपर के बारे में। मतलब यहां पर तो आप धरातल के बारे में अंदर की तरफ पढ़ रहे थे, आज हम बाहर की तरफ जो भी स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो लीजिए, पहले लाइन में क्या कहता है, देखिए आप कितना कि आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। यानी एनसीईआरटी की बुक्स ये कह रही है, ये मान के चल रही है कि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। यानी वर्तमान जो मैपिंग व्यवस्था है उससे आप बिल्कुल परिचित होने चाहिए, ये मानकर चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप होंगे भी। आगे हम बात भी कर लेंगे जो नहीं है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है और बाकी जो 79% भाग पर महासागर फैले हुए हैं। बिल्कुल हमारे बात करें तो जो महाद्वीप हैं, जो 5 महाद्वीप हैं, सॉरी 7 महाद्वीप है, 29% भाग पर फैले हुए हैं, बाकी पर जल फैला हुआ है। जैसे हम एक बार इसको हम थोड़ा सा यहां पर देखें तो आपको मालूम होगा। जैसे हम यहां पर देखते हैं, देखिए आप, अगर हम इसको यहां पर देखें तो आप यहां पर ये जो आपका ये पीला वाला भाग दिख रहा है आपको, ये महाद्वीप है बेटा, ये क्या है, महाद्वीप है, और ये बाकी महासागर है। तो आप मुझे बताइए, वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारी कौन सी व्यवस्था है। अगर हम नक्शे पर देखें, आज आप नक्शा लेकर आते हैं मार्केट से, तो आज आप देखते हैं अर्थ टुडे, यानी आपके पास में ये व्यवस्था होती है, एक महाद्वीप, दो, दूसरा महाद्वीप, तीसरा, चौथा यूरोप, पांचवा एशिया, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका, और ये बाकी जो आपके महासागर है। तो दिमाग में आता है क्या क्या सर, क्या महासागर या महाद्वीपों की व्यवस्था जैसे आज थी क्या वैसी ही रहेगी जैसे आज थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। महाद्वीपों के अंदर हम देखते हैं कि 100 साल यानी 100 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था थी, 150 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसे थे, और 225 यानी 250 मिलियन वर्ष पूर्व महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और यही थे। लेकिन ये चीजें हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीजें हमको मालूम कैसे पड़ी है? तो इसके बारे में आप, एक छोटी सी कहानी है, कहानी के बारे में बताता हूं आपको। एक महोदय थे, एक विद्वान थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। वैसे तो इनसे पूर्व भी कई भूगोलवेत्ता हुए, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे, एनसीईआरटी आपको यहां से बात करा रही है। अल्फ्रेड वेगनर साहब थे। इन्होंने क्या किया, 1912 की बात है। इन्होंने, चूंकि ये एक भूगोलवेत्ता नहीं थे बेटा, सबसे बड़ी बात है ये मौसम वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? मौसम विज्ञानी थे। लेकिन इन्होंने मौसम विज्ञानी होने के बावजूद भी, यानी जलवायु वेत्ता होने के बावजूद भी, भूगोल के मामले में क्रांतिकारी धमाका कर दिया। धमाका क्या हुआ समझिए आप। ये जब घूम रहे थे तो इन्होंने देखा कि यहां पर कि अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका है, भारत है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, आपके साउथ अमेरिका है, यहां पर देखा, इन्होंने देखा कि यहां पर एक तरह की जलवायु मिल रही है, एक तरह की जलवायु मिल रही है। जो ठंडे क्षेत्र हैं जैसे यूरोप है, आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र है, वहां कोयले के अवशेष मिल रहे हैं। तो ये देखा है कोयले के अवशेष कैसे मिल सकते हैं, तो ठंडे क्षेत्र है, कोयला तो वहां मिलता है जहां वनस्पति रही होगी। वनस्पति जब जंगलों में दबती है, पेड़ों में दबती है, तब जाकर क्या होता है, आपके पास में कोयले का जन्म होता है। तो ये हुआ कैसे, इनके दिमाग में हुआ। एक कहानी के माध्यम से समझना कि ये एक जलवायुवेत्ता थे, मौसम विज्ञानी थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्कूल लेक्चर के अंदर आया हुआ है कि अल्फ्रेड वेगनर क्या थे? भूगोलवेत्ता थे, राजनीतिवेत्ता थे, मौसम विज्ञानी थे। तो आप क्या करेंगे? भूगोलवेत्ता करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, ये क्या थे? मौसम विज्ञानी थे, है ना, मौसम विज्ञानी थे। जब इन्होंने देखा कि यार ये क्या दिक्कत है, यहां पर अंटार्कटिका में, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत, इतने दूर दूर होने के बावजूद भी यहां पर एक तरह की जलवायु मिल रही है ना, एक तरह की वनस्पति मिल रही है। तो इन्होंने सोचा कि 2 काम हो सकते हैं।
पहला तो ये हो सकता है कि जो जलवायु कटिबंध जैसे उष्ण भूमध्य रेखा आज यहाँ पर है, हो सकता है पहले यहाँ नहीं रही हो, ये कभी उत्तर में रही हो या दक्षिण में रही हो, यानी जलवायु कटिबंधों का विस्थापन हुआ हो। इन्होंने दो बातें मानी, जलवायु कटिबंधों का क्या हुआ हो, विस्थापन हुआ हो, इनके दिमाग में चला था। ठीक है, आज मैं केवल इसकी प्रस्तावना बताऊंगा, फिर बाद में हम आगे बड़े विस्तार से बात करेंगे। या फिर इन्होंने बताया कि यह भी हो सकता है कि स्थल भाग का विस्थापन हो गया हो, कि कटिबंध तो आज यहीं पर है, लेकिन ये जो महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, साउथ अमेरिका यहां दिख रहा है, ये यहां पर नहीं हो, पहले और कोई व्यवस्था रही हो, ये कहीं पर और से ओर जैसे रहे होंगे, तो स्थल भाग का विस्थापन हुआ हो। इन्होंने दो चीज लेकर इन्होंने एक परिकल्पना करी। देखो, भूगोल का जन्म जो होता है परिकल्पनाओं से होता है, समझ रहे हैं आप। तो इन्होंने सोचा कि यार या तो ये हुआ होगा या ये होगा। काफी सोचने के बाद इन्होंने माना, क्योंकि जलवायु वेत्ता थे, इन्होंने कहा जलवायु कटिबंधों का विस्थापन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमने काल्पनिक रेखाओं के हिसाब से मान रखी है। तो इन्होंने कहा कि स्थल भाग का विस्थापन हुआ होगा, स्थल भाग का विस्थापन हुआ। और यहीं से इनके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक कर गया कि स्थल भाग का विस्थापन हुआ होगा, तो आज जो हम व्यवस्था देख रहे हैं पूरे महाद्वीपों की, महासागरों की, ऐसी व्यवस्था पहले नहीं रही होगी। और जो आप ये चित्र देख रहे हैं ना, ये इन्होंने बताया। समझ रहे हैं बात आप? यहां से कहानी लेकर ये चलते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये महाद्वीप आज ऐसी व्यवस्था में है, पहले कैसे थे, तो क्या आगे भी ऐसे रहेंगे? नहीं, आगे भी बदल जाएंगे। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर आगे बदल जाएंगे तो हम नक्शा लेकर आए नहीं आए, आज साउथ अमेरिका यहाँ पर है, कल वहां पहुंच जाए। अरे भैया, अभी तो आप लेकर आ जाइए, ये व्यवस्था होगी करोड़ों साल बाद में, है ना, लाखों करोड़ों साल बाद में ऐसी कुछ होगा कि इनमें वापस कुछ विस्थापन होगा और ये चलेंगे। देखिए, यहां से सबसे खास बात है, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने जब बोला कि स्थल भाग का विस्थापन हुआ है, तो यहां से इन्होंने सिद्धांत दिया और उसका नाम था महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया। देखिए, महाद्वीप का मतलब जानते हैं भूखंड हो गया, विस्थापन का मतलब कोई जगह, कोई वस्तु या कोई स्थान अपना स्थान को बदलता है, तो ये महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया गया। आपके दिमाग में यह भी क्लिक कर सकता है कि सर महासागर का विस्थापन क्यों हुआ? अरे भैया, विस्थापन तो महाद्वीप का हुआ है। जब महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, जैसे मान लीजिए महाद्वीप था, तो यहां पर विस्थापन हुआ है, तो इसके बीच में जब जल आ जाता है, तो जल आ गया तो जल का नाम पड़ गया, जैसे मान लीजिए हिंद महासागर पड़ गया, तो वो अलग बात हो जाती है। तो आपने क्या पढ़ा, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम एक विद्वान की गाथा पढ़ने जा रहे हैं, एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अल्फ्रेड वेगनर साहब हैं, जो जलवायु वेत्ता है, उनका काम मौसम के बारे में जानना था, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते वक्त उन्होंने देखा कि यार अंटार्कटिका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, दूर दूर होने के बावजूद भी वहां पर एक प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, या फिर यहाँ वनस्पति पाई जा रही है, तो ऐसा कैसे हुआ होगा? तो इन्होंने सोचा कि ऐसे हुआ होगा तो ये जलवायु कटिबंधों का या तो विस्थापन हो सकता है, यही ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा आज यहां है, पहले यहां थी, तो यहां थी, तो यहां पर कोयले के अवशेष मिल गए, ये फिर नीचे आ गई। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इन्होंने माना कि स्थल भाग का विस्थापन हुआ है, स्थल भाग का विस्थापन हुआ है, और स्थल भाग का विस्थापन हुआ है तो इन्होंने सिद्धांत दिया महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। समझ रहे हैं आप? इन्होंने सिद्धांत 1912 में दिया था। ठीक है, एक छोटा सा और बताना चाहूंगा आपको, 1912 में दिया, लेकिन इसी वक्त ही 1912 के बाद में प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार जो फर्स्ट चल गया था, इसी कारण कुछ दिनों तक ये सिद्धांत गौण हो गया था, लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे थे, विचार नहीं कर रहे थे, है ना। लेकिन बाद में वापस इस सिद्धांत के बारे में बात हुई, चर्चाएं हुई। अब देखिए, इन्होंने सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो शुरुआत तो इन्होंने कहां से करी, एक बार बताना चाहूंगा आपको मैं। आप इसमें ये समझिए कि इस सिद्धांत से पहले 1908 के अंदर, 1908 में एफ.बी. टेलर साहब थे। एफ.बी. टेलर साहब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये समझ लीजिएगा। देखिए, इन्होंने सिद्धांत दिया तो यानी इन्होंने कहीं ना कहीं तो सोचा होगा, या तो विचार इनके दिमाग में आया होगा, ये विचार यहां से आया। लेकिन इससे पहले यानी 4 साल पहले एफ.बी. टेलर साहब ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था, प्रवाह सिद्धांत दिया था। तो आप इसको कंफ्यूज ना हुए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, है ना, वो दिया है टेलर महोदय ने, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है वेगनर साहब ने। प्रवाह का मतलब इन्होंने भी माना था कि सियाल सीमा पर तैर रही है, इन्होंने माना था सियाल सीमा पर। अब सियाल आप मत बोलना कि सर सियाल क्या होता है, सीमा क्या होती है, हम बात कर चुके हैं ना। तो इन्होंने भी माना कि सियाल सीमा पर तैर रही है और यहां प्रवाह हो रहा है, लेकिन बाद में विस्थापन की परिकल्पना इन्होंने दी। तो यहां पर आपको इतना ही याद रखना है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम एनसीईआरटी में चलते हैं तो यहां पर देखिए, आप यहां पर देखते हैं, 1 सेकेंड, यहां पर आ जाएंगे हम, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। देखिए आप कितनी अच्छी बात कर रखी है इसमें एनसीईआरटी में। देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये देखिए आप,
इन्होंने क्या कहा, महाद्वीपीय प्रवाह यानी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब प्रवाह होता है। तो इन्होंने माना कि यार ये चीजें हैं, तो इन्होंने साक्ष्य कई साक्ष्य पैदा हुए। लेकिन आप एक चीज आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर अगर आप इसको देखेंगे, यहां पर देखिए, एक सेकंड, यहां पर देखेंगे आप कि जितने भी विद्वान थे उन्होंने एक चीज देखी कि साउथ अमेरिका का ये जो पार्ट है और अफ्रीका का जो ये पार्ट है, ये एक दूसरे में फिट हो सकता है, इनमें साम्यता है। इनमें क्या है, साम्यता है। क्या है, साम्यता। वैगनर साहब ने तो कहा, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया की बात करी थी, लेकिन कुछ जो विद्वान थे उन्होंने इस चीज को भी देख रहे थे, वो पहले से देख रहे थे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में इस चीज को फिट किया जा सकता है। आप देख लीजिए, ये भाग इसमें जा सकता है, ये भाग इसमें जा सकता है। ये साम्यता थी, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं ये साम्यता थी, यहां पर ये साम्यता थी। इसी साम्यता को देखते हुए क्या होता है, आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कि अटलांटिक महासागर तटरेखाओं की आकृति को ध्यान से देखेंगे आप, तो इनमें देखेंगे दोनों के मध्य एक आश्चर्यजनक रूप से सम्मिति है। ऐसा लगता है कि इनको आपस में फिट किया जा सकता है। बाद में वैगनर साहब ने इसको अपना प्रमाण भी बताया था, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। तो इसमें लिखा कि इस वैज्ञानिकों ने देखा कि दक्षिण व उत्तरी अमेरिका व यूरोप या अफ्रीका आपस में जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैगनर साहब की, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बताया था 1596 में अब्राहम ने। सर, एक तो अब्राहम जी का नाम याद कर लेंगे, अब्राहम ऑर्टेलियस, और फिर उसके बाद में एंटोरियो। इन्होंने एंटोरियो, इन्होंने भी क्या किया, यहां पर इसके बारे में बात किया कि ये इनमें साम्यता मिल रही है। ठीक है, एक बार इसको ऊंचा कर लेते हैं, यहां पर ये देखिए, हाँ ठीक है। तो अब्राहम ने किया, और ओंटेरियो ने क्या कहा, ओंटेरियो महोदय ने कहा कि उन्होंने एक ऐसा मानचित्र बनाया जहां पर तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया 1912 में। यहां से बन शुरू होते हैं, तो उनका भी नाम याद रखना है आपको, अब्राहम साहब का भी नाम याद रखना है, और ओंटेरियो अब्राहम साहब का भी नाम याद रखना है, और इसके साथ में आप किसका नाम याद रख लेंगे, यहां पर एंटोनियो पिलग्री का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने क्या किया, तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा करके दिखाया था, चित्र बनाया था। समझ रहे आप। तो यहां पर से ये कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में शुरुआत कर दी। अब सिद्धांत के बारे में शुरुआत करी तो क्या कहा, ये देखिए आप यहां पर, इन्होंने, मैं यहीं पर बता देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माना कि भाई सारा स्थलखंड है, विस्थापन मैं कर रहा हूं, तो सारा जो स्थलखंड है यानी महाद्वीप जो है, महाद्वीप है, ये सीधे ही कहां चले गए, ये 250 मिलियन वर्ष पूर्व चले गए। 250 मिलियन वर्ष पूर्व चले गए, यानी लगभग 25 करोड़ साल पहले चले गए, कार्बोनिफरस कल्प में चले गए। और इन्होंने क्या बताया वहां पर, इन्होंने बताया कि सारा महाद्वीप जो है वो एक रूप में जुड़ा हुआ था। शुरुआत करते हैं यहां पर, है ना। ये शुरुआत कहां से कर रहे हैं, मैं यहां पर ले लेता हूं, एक बार आप देखिएगा, ये शुरुआत कहां से कर रहे हैं। ये शुरुआत ये कर रहे हैं कि सारा जो महाद्वीप है वो इस तरीके से, जो पीला पीला देख रहे हैं आप यहां पर, ये सारा महाद्वीप इस रूप में था। और यहां से शुरुआत करते उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था थी वो 250 मिलियन वर्ष पूर्व, या फिर हम कहें 25 करोड़ साल पहले, 25 करोड़ वर्ष पूर्व ये व्यवस्था थी। इन्होंने, भाई परिकल्पना है तो कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तो पहला पॉइंट, तो इन्होंने कहा कि इस पूरे महाद्वीप को इन्होंने नाम दिया पैंजिया। पैंजिया, देखिए पैंजिया, PANGIA, पैंजिया। पैन का मतलब होता है संपूर्ण, पैन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, यानी संपूर्ण स्थलखंड। तो यानी पर यहां पर था संपूर्ण महाद्वीप की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है संपूर्ण महाद्वीप की बात हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने जो पानी था, इन्होंने इस पानी का नाम, जो पूरी जल राशि थी, विशाल जल राशि थी, इसको कहा पैंथालासा। पैंथालासा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये नाम ये पैंजिया पैंथालासा को रखा है, बबलू, पिंटू, चिंटू ये क्यों नहीं रखा। अरे भाई ये जर्मन थे, जर्मन के अंदर पैन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण होता है। जैसे हम बोलते हैं कभी बार पैन इंडिया, ये कार्यक्रम कैसा है, ये पैन इंडिया कार्यक्रम है, तो पैन का मतलब ही क्या होता है, संपूर्ण, यानी होल होता है। तो इन्होंने पैंथालासा नाम दिया, और पैंथालासा ये क्या होता है कि संपूर्ण सागर या महासागर कह सकते हैं, महासागर, महासागर। ठीक है, ये व्यवस्था। इन्होंने शुरुआत कहां से करी बेटा, शुरुआत करी इन्होंने पैंजिया से। याद रखेंगे आप, पैंजिया का मतलब होता है संपूर्ण महाद्वीप, संपूर्ण महाद्वीप। इन्होंने कहा पैंथालासा, पैंथालासा का मतलब होता है संपूर्ण महाद्वीप, संपूर्ण महासागर, माफ कीजिएगा, संपूर्ण महासागर।
ये कहानी शुरू क्यों कर रहे हैं? कहानी शुरू हुई थी यहां से, अंटार्कटिका, और जब इन्होंने वनस्पति को देखा था, है ना, कहीं ने तो कहानी शुरू करनी पड़ेगी। ये कहा इन्होंने 250 मिलियन वर्ष पूर्व, कह सकते हैं 250 मिलियन वर्ष पूर्व, या हम कह सकते हैं कार्बोनिफरस कल्प से पहले। आप जब भूगर्भ सारणी पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे कार्बोनिफरस कल्प यानी युग से पहले की व्यवस्था थी। अब होता क्या है, आगे ये कहते हैं कि भाई इनको तो विभाजन करके यहां पर लाना था, तो आगे इन्होंने परिकल्पना करी क्या होता है कि कार्बोनिफरस कल्प में, कब? कार्बोनिफरस कल्प में, यानी लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 200 मिलियन यानी 50 करोड़ साल बाद, 200 मिलियन वर्ष पूर्व इस पैंजा के विभाजन होता है। पैंजा का जो ऊपरी, यानी एक तो होता है उत्तरी विभाजन होता है, और एक पैंजा का दक्षिणी विभाजन होता है। ठीक है, जो उत्तरी विभाजन होता है इसको बोलते हैं लोरेशिया। क्या कहते हैं? लोरेशिया कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है अंगारा लैंड। आप लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? लोरेशिया कहते हैं या अंगारा लैंड कहते हैं। देखिए विभाजन हो रहा है, विभाजन के इन्होंने बल भी बताए थे, वो बाद में बात करेंगे हम। तो यानी पैंजिया से शुरू किया, पैंजिया का विभाजन हुआ है। अब मुझे बताइए कि यहां पर एक स्थल भाग है, चारों तरफ पानी है। अब इसका मैं विभाजन करूंगा यहां से, तो बीच के अंदर कुछ पानी भरेगा ना, तो यहां पर जो पानी भरा, यहां पर जो पानी भरा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, यहां पर जो पानी, यहां पर पानी जो फिल हुआ यहां पर, उसका नाम इन्होंने कहा, इसको कहा टैथिस सागर। क्या कहा? टैथिस सागर। ठीक है, हाँ, और ये दक्षिणी भाग था, इसका नाम इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड, जिसका हम भारत हमारा हिस्सा कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, आई रिपीट, इन्होंने शुरुआत की पैंजिया पैंथालासा से, बिल्कुल दिमाग में, पैंजिया यानी संपूर्ण महाद्वीप और पैंथालासा यानी संपूर्ण महासागर। कार्बोनिफरस कल्प में यानी 200 मिलियन वर्ष, यहां कहीं पर इसको आपके एनसीईआरटी में 20 करोड़ साल भी कर रखा है, क्योंकि क्या होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये क्या है 20 करोड़ साल भी कह सकते हैं इसको, 200 मिलियन वर्ष को। तो 20 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटता है, उत्तरी भाग अंगारा लैंड और लोरेशिया है, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है, बीच में जो पानी भर गया वो टैथिस सागर है, और वैसे पैंथालासा चारों तरफ पहले से ही है। अच्छा जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। लोरेशिया नाम क्यों पड़ा? लोरेशिया, आप अगर हम आगे पढ़ाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस, उसके नाम पर इसको लोरेशिया नाम दिया गया है। अच्छा, फिर आगे क्या कहा? इनको तो यहां तक लाना था, इन्होंने आगे क्या कहा? आगे बाद में यहां 200 मिलियन वर्ष पर हो गए आपके, लगभग यहां पर 250, यहां पर हो गए 200। फिर इन्होंने क्या बात करी, यानी 100 मिलियन वर्ष बाद, यानी जुरेसिक कल्प में, कौन से कल्प में? जुरेसिक और ट्रेसिक कल्प के अंदर अंगारा लैंड का विभाजन होता है और गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है। ठीक है, अब अंगारा लैंड का विभाजन होता है तो क्या बनता है, आप यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको। अंगारा लैंड के विभाजन से इन्होंने बताया कि जो उत्तर के पार्ट है वो बन गए, तो अंगारा लैंड के विभाजन से बना नॉर्थ अमेरिका, है ना। किसके विभाजन से? अंगारा लैंड के विभाजन से। अंगारा लैंड के विभाजन से क्या बनता है? नॉर्थ अमेरिका बनता है, नंबर 1, यूरोप बनता है 2, और एशिया का जो उत्तरी भाग है वो बनता है। फिर इन्होंने कहा कि जो गोंडवाना लैंड था वो भी टूट गया, गोंडवाना लैंड था वो भी टूट गया, उससे क्या बनता है? साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, और ये जो हमारा प्यारा भारत है ना, वो भी गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। आप बोलेंगे सर ये तो जुड़ा हुआ तो एशिया में है, ये हम आगे बात करेंगे कि बाद में ये भाग उत्तर की ओर खिसकने लग गए, उत्तर की ओर खिसकने लग गए, तो यहां पर आप बात को समझिएगा, ये भाग जब उत्तर की ओर, देखो भारत यहां पर, अभी आप यहां से समझिए, ज्यादा यहां समझिए। देखो आपका अंगारा लैंड जो था, अंगारा जो लैंड था उससे क्या बनता है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। आपका जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना जो लैंड था उससे बनता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब ये भाग यहां पर क्या है? टैथिस सागर है। अब ये इंडिया यूं जा रहा है और एशिया यूं आ रहा है, भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा है। तो टैथिस सागर में क्या होता है बेटा, ये आगे पढ़ेंगे हम। टैथिस सागर में जो मलबा था, जो नदियां गिरा रही थी, अब मुझे बताइए जब आप क्या करेंगे, आप जब दो भाग इस तरीके से पास पास में आएंगे तो क्या होगा? मध्य का भाग क्या होगा? अपने आप ऊपर उठेगा, उठेगा नहीं उठेगा? उठेगा ना। तो यहां पर जो टैथिस सागर में जो मोड़ पड़े, जो वलन पड़े, उससे क्या बनता है? उससे आपका हिमालय बनता है, उससे आपका हिमालय बनता है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से बात करी। अब इसकी इन्होंने इतनी सारी बात करी। अब लोगों ने कहा अरे भैया आप विज्ञान के हैं, भूगोल के विद्यार्थी हैं हम, तो ऐसे थोड़ी मानेंगे, आप साक्ष्य तो बताएं। तो इन्होंने फिर साक्ष्य बताए,
एक एक करके साक्ष्य बताए। इनको गुस्सा आ गया, इनको मैं बताता हूँ साक्ष्य कौन कौन से साक्ष्य हैं। तो इन्होंने कई अच्छे साक्ष्य बताए, बल भी बताए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज क्या पढ़ा आपने? आज आपने अल्फ्रेड वेगनर साहब की कहानी पढ़ी, उनकी सोच पढ़ी, कितनी प्यारी सोच थी। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर दूर दूर जो महाद्वीप है वहां पर एक प्रकार की वनस्पति मिल रही, जलवायु मिल रही है, तो यानी ये कभी एक रहे होंगे, यहां से शुरुआत की। पैंजिया कहा, पैंथालासा कहा संपूर्ण महासागर को। कार्बोनिफरस कल्प में 20 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटता है उत्तर में, जिसको हमने लोरेशिया कहा, अंगारा लैंड कहा, दक्षिण में गोंडवाना लैंड कहा, और फिर बीच में जो पानी होता है उसको तैतीस सागर कहा। फिर उसके बाद में जुरेसिक या ट्रेसिक कल्प में, है ना, निर्धारित नहीं है, इन्होंने अपने अनुमान के आधार पर बताया कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। आपके पास में जो लिखा हुआ है वो कार्बोनिफरस कल्प के बारे में लिखा हुआ, बाकी चीजें इन्होंने खाली एक अनुमान के आधार पर बताई है। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बना अंगारा लैंड से। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका बना गोंडवाना लैंड से। चूंकि एशिया बना है तो आपके दिमाग में कतई नहीं आना चाहिए कि भाई भारत भी अंगारा लैंड से बना होगा, क्योंकि भारत आज एशिया का पार्ट है, पहले एशिया का पार्ट नहीं था। भारत देखिए आपके पास में यहां पर है। जब भारत इधर की तरफ जाता है, ये भी इधर आता है, तो हमारा जो 33 सागर जिसकी बात की थी वो वलन पड़ते हैं, और वहां से हमारे पास हिमालय, आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है, उन पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन्होंने मैं आगे बात करूंगा, इनका उद्देश्य तो जलवायु के बारे में बताना था खाली, लेकिन धीरे धीरे करते इन्होंने पर्वतों के बारे में बता दिया कि नवीन वलित पर्वत कैसे बने। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अल्फ्रेड वेगनर साहब की कहानी अच्छी लगी होगी। इनके साथ देखिए आप 1912 में दिया, फिर प्रथम विश्व युद्ध आता है, लोगों ने नकार दिया, ध्यान नहीं दिया, फिर भी अपने काम करते रहे और इन्होंने काफी अच्छी चीज बताई है। नेक्स्ट वीडियो में इन्होंने क्या साक्ष्य दिए हैं वो बताऊंगा, और बात करेंगे हम इन्होंने किन बलों के बारे में बताया जिससे इनका विस्थापन उत्तर की ओर हो रहा है, ये भाग पश्चिम की ओर जा रहे हैं, अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये सब हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आप यूं पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।